हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम साइनसोइडल ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि हम केवल एक या दो ग्राफ के बारे में ही क्यों डिस्कस करें। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी ग्राफ्स आते हैं उन सभी ग्राफ्स के बारे में हम डिस्कस कर लें, जिससे आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था। सबसे पहले लेक्चर के बारे में हम बात करते हैं। ग्राफ पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ग्राफ को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ग्राफ के बेसिक्स क्या होते हैं, ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ ग्राफ कौन कौन से होते हैं। ग्राफ पार्ट सेकंड के बारे में बात करते हैं। ग्राफ पार्ट सेकंड के अंदर हमने फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि बाइनोमियल इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स किस तरह से किए जाते हैं और फैक्टर्स करके हम कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं और कोऑर्डिनेट फाइंड करके किस तरह से ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। बात करते हैं पार्ट थर्ड के बारे में। पार्ट थर्ड के अंदर हमने बात की थी पॉलिनोमियल ग्राफ के बारे में। पार्ट फोर्थ के बारे में बात करते हैं, इसमें हमने बात की थी रेशनल ग्राफ के बारे में। पार्ट फिफ्थ के बारे में बात करते हैं, इसमें हमने बात की थी एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में और लॉगरिथमिक ग्राफ के बारे में। हमने ये भी देखा था कि दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं। और इसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ग्राफ पार्ट 6 के अंदर आयलर्स नंबर के बारे में। आज ग्राफ पार्ट 7 के अंदर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के बारे में। तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के अंदर जिन ग्राफ्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सभी ग्राफ्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड होंगे। तो जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है साइन फंक्शन, सेकंड है कोसाइन फंक्शन, थर्ड है टेंजेंट फंक्शन, फोर्थ है कोटेंजेंट फंक्शन, फिफ्थ है सेकंड फंक्शन और सिक्स्थ है कोसेकंड फंक्शन। इन सभी फंक्शंस पर बेस्ड ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में बताना चाहूंगा। यहां पर आप एक टेबल देख रहे हैं और इस टेबल में सारे फंक्शंस मौजूद हैं, जो 6 फंक्शंस मैंने आपको अभी बताए हैं। इन फंक्शंस के लिए मैंने ऊपर एक कॉलम लिया है जिसमें मैंने आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और सेकंड कॉलम जो है उसमें मैंने लिखा है रेंज। मैं आपको यहां पर इस टेबल के थ्रू रेंज बताना चाहता हूं कि कौन से फंक्शंस की रेंज क्या क्या हो सकती है। पहले हम दोनों फंक्शंस के बारे में देख लें। साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, दोनों फंक्शंस की जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1 के बीच में। दैट मीन्स न तो ये +1 से ऊपर जा सकती है और न ही -1 से नीचे जा सकती है। -1 से +1 तक ही इनकी रेंज होगी। दैट मीन्स जो आउटपुट आपको मिलेगा इन फंक्शंस के थ्रू वो -1 से +1 के बीच में होगा। बात करते हैं टेंजेंट फंक्शन और कोटेंजेंट फंक्शन की। टेंजेंट फंक्शन और कोटेंजेंट फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है -∞ से +∞ तक। सेकेंड फंक्शन और कोसेकंड फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है -∞ से -1 और +1 से +∞ तक। मैंने यहां पे दो अलग अलग रेंज इसकी लिखी है। यहां पर -∞ से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है और इसी तरह से +1 से +∞ तक इन फंक्शंस का जो आउटपुट मिलेगा उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन -1 से +1 के बीच में आउटपुट की वैल्यू लाई नहीं करती है। दैट मीन्स इन फंक्शन से जो आपको आउटपुट मिलेगा वो -1 से +1 के बीच में नहीं मिलेगा। तो आपको यहां पर मैंने रेंज बताई है। रेंज क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। रेंज क्या है, इन फंक्शंस में इनपुट की वैल्यू पुट करने पर आपको जो आउटपुट मिलेगा उसकी जो लिमिट होती है वही रेंज होती है। तो यहां पर जो 6 फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं, इन 6 फंक्शंस पर जो आपको आउटपुट मिलेंगे वो आउटपुट की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है वही रेंज में मैंने आपको बताया है। मुझे उम्मीद है यहां तक तो आपको हर एक चीज क्लियर हो गई है। आगे हम बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं ग्राफ ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम जिस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ है हमारा साइन ग्राफ। देख लेते हैं, यहां पर मैंने लिखा है y = sin थीटा और sin थीटा की मैंने रेंज भी यहां पर लिख दी है, -1 से +1 के बीच में होती है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर दूंगा और टेबल में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 रोज ली हैं।
और इन दो रोज में ऊपर मैंने लिखा है y रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को, और नीचे मैंने लिखा है थीटा एज ए इनपुट वर्क करेगा यहां पर। तो थीटा को हम एज ए इनपुट प्रोवाइड करेंगे और y हमारे पास यहां पर आउटपुट होगा। y की वैल्यू मैंने यहां पे डिफाइन की है -1, 0 और 1, जैसा कि आप रेंज में देख सकते हैं। 0 मैंने यहां पे एक मिडिल पॉइंट लिया है, जैसा कि हम ग्राफ ड्रॉ करते समय हमेशा करते हैं कि आपको एक मिडिल पॉइंट लेना होता है। तो मैंने 0 को यहां पर मिडिल पॉइंट लिया है दोनों रेंज के बीच में। मैं यहां पे देख लेता हूं कि -1 मुझे कब मिलेगा, थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज पर मुझे -1 मिलेगा। थीटा की जो वैल्यूज है वो मैंने यहां पे रेडियन में ली है, और मैं यहां पे देख सकता हूं कि -π/2 और 3π/2 पर मुझे -1 मिलेगा। इसी तरह से मुझे साइन थीटा की वैल्यू 0 कब मिलेगी, साइन थीटा की वैल्यू 0 तब मिलेगी जब थीटा की वैल्यू या तो मेरे पास 0 हो, या ±π हो, या ±2π हो। उसके बाद हम बात करते हैं साइन थीटा की वैल्यू मुझे 1 कब मिलेगी। साइन थीटा की वैल्यू मुझे 1 तब मिलेगी जब थीटा की वैल्यू मेरे पास π/2 हो या -3π/2 हो। इन वैल्यूज को, थीटा की इन वैल्यूज को फंक्शन के अंदर पुट करने पर मुझे ये आउटपुट मिल रहे हैं, और जब ये आउटपुट मुझे मिल गए तो मैंने यहां पर ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको मैंने प्लॉट कर दिया है। प्लॉट करने के बाद अब हमारा काम होता है कि हम यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मार्क करें। तो पहले मैं बात कर लेता हूं -1 के बारे में। हम ये देख सकते हैं कि -1 मुझे कौन कौन से पॉइंट पर मिल रहा है। तो सबसे पहले -1 जो मुझे मिला है वो -π/2 पर मिला है और 3π/2 पर मिला है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को मैं मार्क कर दूंगा। -1 को मैं इंटरसेक्ट करूंगा -π/2 वाले पॉइंट पर, और -1 को मैं इंटरसेक्ट करूंगा 3π/2 वाले पॉइंट पर। तो इस तरह से मैंने दोनों पॉइंट्स को मार्क कर दिया है। इसी तरह मैं 0 के लिए भी मार्क करूंगा। 0 के लिए मैं मार्क करूंगा 0, π और 2π पर। यहां पे प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यूज मुझे लेनी है थीटा की। दैट मीन्स मैं यहां पे 0 पे मार्क करूंगा, 0 पर, ±π पर और ±2π पर। इसी तरह से 1 और π/2 और -3π/2 के लिए भी मैं पॉइंट मार्क कर दूंगा। इस तरह से मैंने सारे पॉइंट मार्क कर दिए हैं, और पॉइंट मार्क करने के बाद अब हम साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखते हैं साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है। तो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है, और साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करने पर आपको एक वेव्स मिली है यहाँ पे। इसको हम कहते हैं साइनोसोडल वेव्स, इसको हम कहते हैं साइनोसोडल वेव। तो साइन थीटा का जो ग्राफ है आपको एक वेव की फॉर्म में मिलता है। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे क्लास 11th में ही, लेकिन ये जो टॉपिक है वो काफी टाइम बाद आपको पढ़ना है, जिसका नाम है वेव्स ऑन स्ट्रिंग। वेव्स ऑन स्ट्रिंग के अंदर हम बात करेंगे कुछ अदर टर्म्स के बारे में भी, जैसे एम्पलीट्यूड है, पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, उनके बारे में हम यहां पर चर्चा नहीं करेंगे। तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग जो चैप्टर है वो उसका जो बेस है वो साइनसोइडल वेव्स ही होती है। यहां पर हम केवल ग्राफ ड्रॉ करना सीख रहे हैं। तो हमने साइन थीटा का जो ग्राफ है वो देख लिया है कि साइन थीटा का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। हम बात कर लेते हैं आगे अगले ग्राफ के बारे में। यहां पर मैंने जो फंक्शन लिया है वो लिया है y = cosec थीटा, और cosec थीटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y = cosec थीटा = 1/sin थीटा से भी। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जो cosec थीटा होता है वो sin थीटा का क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। अगर cosec थीटा sin थीटा का इनवर्स फंक्शन होता है तो इसका मीनिंग ये है कि यहां पर cosec थीटा का जो ग्राफ बनेगा वो भी sin थीटा का इनवर्स ग्राफ बनेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि cosec थीटा का जो ग्राफ बनेगा वो sin थीटा का इनवर्स ग्राफ बनेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, इसलिए इनका जो ग्राफ बनेगा वो भी इनवर्स बनेगा। इसलिए मैं यहां पर कोई वैल्यूज पुट नहीं करूंगा cosec थीटा के लिए, जिस तरह से मैंने sin थीटा में वैल्यूज पुट करके और ग्राफ ड्रॉ किया था। cosec थीटा का जो ग्राफ है वो मैं आपको एक स्मार्ट ट्रिक से बताऊंगा कि किस तरह से हम उस ट्रिक को यूज करके इजीली स्मार्ट वे में cosec थीटा का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं।
तो यहां पर सबसे पहले मैं रेंज लिख दूं। यहां पर मैंने रेंज ली है कोसेक थीटा की -∞ से -1 के बीच में, और इसी तरह से इसकी रेंज +1 से ∞ के बीच में होती है। तो ये जो ग्राफ है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा हमारा, जहां पर इसकी रेंज पहले लाई करेगी -∞ से -1 के बीच में, और फिर लाई करेगी +1 से ∞ के बीच में। तो चलिए इसे ड्रॉ करने के लिए हम बेसिक हमारा ग्राफ ले लेते हैं, जो हमने अभी ड्रॉ किया था साइन थीटा का ग्राफ। यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ कर लिया था, और अब हम पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेंज के अकॉर्डिंग पॉइंट्स के बारे में बात कर लेता हूं, कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर लेता हूं। रेंज आप देख सकते हैं कि -∞ से -1 के बीच में है। तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इस रेंज के अकॉर्डिंग y की वैल्यू मुझे -∞ कब मिलेगी। आप सोचिए, थोड़ा गौर कीजिए कि मुझे y की वैल्यू -∞ कब मिल सकती है। देखिए, साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए, सुनिए, साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो y की वैल्यू मुझे -∞ मिल सकती है और +∞ भी मिल सकती है। तो यहां पर मैं थीटा की ऐसी वैल्यूज लूंगा जिस पर साइन थीटा की वैल्यू मुझे 0 मिल जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो वहां पर कोसेक थीटा की जो वैल्यूज है वो मुझे -∞ और +∞ दोनों मिल जाएगी। इसलिए इस ग्राफ के अंदर अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां पर भी साइन थीटा की वैल्यू मुझे 0 मिल रही है, वहां वहां मैं कोसेक थीटा की जो वैल्यूज है वो -∞ और +∞ दोनों ही मार्क कर दूंगा, और फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मुझे 0 कहां कहां पर मिल रही है। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मुझे 0 मिल रही है -2π पर, -π पर, 0 पर, π पर और 2π पर। इन पॉइंट्स पर मुझे साइन थीटा की वैल्यू 0 मिल रही है। दैट मीन्स इन्हीं पॉइंट्स पर मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू -∞ और +∞ दोनों ही मिलेगी। तो अब मैं यहां पर पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। दूसरी बात, यहां पर अगर मैं रेंज में बात करूं तो मुझे -1 दिखाई दे रहा है। y की वैल्यू मुझे -1 कब मिलेगी। आप सोचिए, साइन थीटा की वैल्यू अगर मुझे -1 मिल जाती है तो कोसेक थीटा की वैल्यू भी मुझे -1 मिल जाएगी। अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू -1 मिल जाती है तो कोसेक थीटा की वैल्यू भी -1 मिल जाएगी। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये है कि मुझे चेक करना होगा कि ग्राफ के अंदर साइन थीटा की वैल्यू -1 कौन कौन से पॉइंट्स पर हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमें दो पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जहां पर साइन थीटा की वैल्यू -1 है। यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को मैं मार्क कर दूंगा, और इसी तरह से मैं चेक करूंगा +1 के लिए भी कि साइन थीटा की वैल्यू +1 कौन कौन से पॉइंट पर है। अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू +1 मिल जाती है तो कोसेक थीटा की वैल्यू भी मुझे +1 मिल जाएगी। तो इन पॉइंट्स को भी मैं मार्क कर दूंगा। इस तरह से सभी पॉइंट्स को मैं मार्क कर दूंगा, और मार्क करने के बाद आपको सिचुएशंस कुछ इस तरह की दिखाई देगी। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। हमें रेंज के अकॉर्डिंग चलना होगा। दैट मीन्स यहां पर हमें रेंज दी है -∞ से -1 और फिर +1 से ∞। तो चलिए यहां पर जिस तरह से मुझे पॉइंट्स मिले हैं उन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं। यहां आप देख सकते हैं मैंने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है, और हमें ग्राफ कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो ये जो ग्राफ है यही कोसेक थीटा का ग्राफ है, जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में हमको मिला है। मुझे उम्मीद है कोसेक थीटा का ग्राफ आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने ड्रॉ किया है। इसी तरह यहां पर हमारे पास क्या है, 6 फंक्शंस हैं, और 6 फंक्शन के ग्राफ हमको ड्रॉ करने हैं, जिसमें हम 3 ग्राफ तो बेसिक ड्रॉ करेंगे बेसिक मेथड से, और जो 3 ग्राफ होंगे जो इनके रिवर्स फंक्शन है, उन तीनों ग्राफ्स को हम इसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे मैंने यहां पे आपको बताया है। तो ये एक तरह का मेथड है, स्मार्ट मेथड है ग्राफ को ड्रॉ करने का और ग्राफ को समझने का। चलिए आगे नेक्स्ट ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है y = cos थीटा,
और y इक्वल्स टू cos थीटा के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज भी इसकी लिख दी है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1 के बीच में, और टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है जहां मैंने y और थीटा की वैल्यूज पुट की हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं टेबल के अंदर y की वैल्यू मुझे -1 तब मिलेगी जब मैं थीटा की वैल्यू -पाई या पाई पुट करूंगा। आप यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हैं। थीटा y की वैल्यू मुझे 0 कब मिलेगी? y की वैल्यू मुझे 0 तब मिलेगी जब थीटा की वैल्यू में ±3π/2 पुट करूं या ±π/2 पुट करूं। ये वैल्यूज थीटा में पुट करने पर हमको y की वैल्यू 0 मिलेगी। इसी तरह से मैं बात करता हूं +1 के बारे में। y की वैल्यू मुझे +1 कब मिलेगी? जब थीटा की वैल्यू में 0 पुट करूं या 2π पुट करूं। इस तरह से वैल्यूज पुट करने पर मुझे यहां पर आउटपुट भी मिल जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने ले लिया है और सारी वैल्यूज मेंशन कर दी है। यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले +1 के बारे में। मैं ये देखूंगा कि मुझे y की वैल्यू +1 कौन कौन से पॉइंट्स पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर जिन पॉइंट्स में मुझे +1 की वैल्यू मिल रही है वो है 0, -2π और +2π। इन पॉइंट्स पर मुझे +1 की वैल्यूज मिल रही हैं और मैंने इनको मार्क कर दिया है। अब हम बात करेंगे कि हमें 0 कौन कौन से पॉइंट्स पर मिल रहा है। तो 0 जिन भी पॉइंट्स पर हमें मिल रहा है वो पॉइंट्स भी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो कौन कौन से पॉइंट्स पर हमको 0 मिल रहा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं -3π/2, -π/2, π/2 और 3π/2। इन सभी पॉइंट्स पर हम पॉइंट मार्क कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं -1 के बारे में। -1 मुझे कौन कौन से पॉइंट पर मिल रहा है? -π और पाई पर मिल रहा है, तो -π और पाई पर भी हम पॉइंट मार्क कर देंगे। इस तरह से हमने सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को मार्क कर दिया है और अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पर भी जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है वो ग्राफ एक साइनसोइडल वेव की तरह ही ड्रॉ हुआ है। किसकी तरह ड्रॉ हुआ है? साइनसोइडल वेव की तरह ही ड्रॉ हुआ है। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ साइन थीटा के जैसा ही है, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, जो एंगल का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस π/2 का होता है। इसीलिए यहां पर जिस पॉइंट पर मुझे साइन की वैल्यू 1 मिली थी उसी पॉइंट पर मुझे कॉस की वैल्यू 0 मिली है, और जिस पॉइंट पर मुझे साइन की वैल्यू 0 मिली थी उसी पॉइंट पर मुझे कॉस की वैल्यू 1 मिली है, क्योंकि इनके बीच में एंगल का डिफरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कॉस थीटा तो आपको समझ में आएगा कि कॉस थीटा का ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके रिवर्स फंक्शन के बारे में। कॉस थीटा का जो रिवर्स फंक्शन होता है वो होता है सेक थीटा। तो देखते हैं, सेक थीटा को मैंने यहां पे लिखा है 1/cos थीटा, और उसी तरह से मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा जिस तरह से मैंने कॉसेक थीटा का ग्राफ ड्रॉ किया था। प्रोसीजर पूरा वही फॉलो करूंगा, लेकिन यहां पर ये जो सेक थीटा फंक्शन है ये कॉस थीटा का इनवर्स फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पे कॉस थीटा का ग्राफ ले लिया है, और कॉस थीटा का ग्राफ लेने के बाद अब मैं यहाँ पर पॉइंट्स मार्क करूंगा। कौन कौन से पॉइंट्स मार्क करूंगा? रेंज को देखकर पॉइंट्स मार्क करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूं कि मुझे -∞ और +∞ कब मिलेगा। मुझे -∞ और +∞ तभी मिल पाएगा जब cos थीटा की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। तो हम ग्राफ में चेक कर लेते हैं कि cos थीटा की वैल्यू 0 किस किस पॉइंट पर है। तो हम इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि -3π/2, -π/2, π/2 और 3π/2, इन 4 पॉइंट्स पर cos थीटा की वैल्यू 0 है। तो इन्हीं पॉइंट्स पर हमें sec थीटा की वैल्यू +∞ या -∞ मिल सकती है। तो हम दोनों पॉइंट्स यहां पे मार्क कर देंगे। अभी हम +∞ और -∞ के लिए सारे पॉइंट मार्क कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं -1 के बारे में। तो हम यहां पे चेक करें कि हमें cos थीटा की वैल्यू -1 कौन कौन से पॉइंट पर मिल रही है। अगर cos थीटा की वैल्यू -1 मुझे मिल जाती है तो इसका मीनिंग ये है कि sec थीटा की वैल्यू में मुझे -1 मिल जाएगी, क्योंकि cos थीटा की जगह आप -1 पुट करके देखें। जब आप cos थीटा की वैल्यू -1 पुट करके देखेंगे तो आपको sec थीटा की वैल्यू भी -1 मिल जाएगी। इसलिए अब हम चेक करेंगे कि cos थीटा की वैल्यू -1 कौन कौन से पॉइंट पर हमें को मिल रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं
कि माइनस पाई और पाई पर हमें कोस्टा की वैल्यू -1 मिल रही है। दैट मीन्स यहां पर सेक थीटा की वैल्यू भी -1 हमको मिलेगी और इसीलिए ये दोनों पॉइंट्स हम मार्क कर देंगे। दोनों पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं +1 के बारे में। +1 के बारे में बात करते हैं कि +1 की वैल्यू हमें ग्राफ के अंदर कौन से पॉइंट पर मिल रही है। तो हम यहां पे चेक कर सकते हैं -2 पाई, 0 और 2 पाई, इन 3 पॉइंट्स पर मुझे +1 मिल रहा है कोस्टा के ग्राफ में। तो अगर मुझे कोस्टा ग्राफ में इन 3 पॉइंट्स पर +1 मिल रहा है तो सेक थीटा के लिए भी यही पॉइंट्स होंगे जिस पर हमको +1 मिलेगा, इसलिए हम इन तीनों पॉइंट्स को भी मार्क कर देंगे। सारे पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए हैं और सारे पॉइंट्स मार्क करने के बाद अब मैं ग्राफ को ड्रॉ करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा वो ग्राफ ड्रॉ करूंगा -∞ से -1 के लिए जो मेरे पास रेंज है उस पर। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से जा रहा है और ये जो ग्राफ है वो -∞ से -1 तक गया और फिर -1 से -∞ तक गया। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो भी इसके पोर्शंस हैं उन पोर्शंस को भी मैं ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है वो काफ़ी स्मूथली ड्रॉ हो रहा है और एक काफ़ी अच्छा ग्राफ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर रेड कलर में जो आप देख रहे हैं, रेड कलर में आपको ग्राफ मिला है सेक थीटा का, और जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ब्लू कलर में जो ग्राफ है वो कॉस थीटा का ग्राफ है। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट ग्राफ के बारे में, जिसको मैंने कहा है y = tan थीटा। y = tan थीटा के लिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज मेंशन कर दी है। रेंज इसकी है -∞ से +∞ के बीच में। -∞ से +∞ तक इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर फिर से एक टेबल ड्रॉ करेंगे और टेबल ड्रॉ करने के बाद y और थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा। रेंज में मैं देख सकता हूँ कि मुझे -∞ से +∞ के बीच में वैल्यूज पुट करनी है, तो मैं यहाँ पे -∞, +∞ और 0 पुट कर दूंगा। अब मुझे y की वैल्यू -∞ कौन कौन सी वैल्यूज पर मिलती हैं। तो y की वैल्यू मुझे -∞ मिलती है जब थीटा की वैल्यू -π/2 हो या 3π/2 हो। इसी तरह y की वैल्यू मुझे ∞ तब मिलती है जब थीटा की वैल्यू π/2 हो या -3π/2 हो। और tan थीटा की वैल्यू मुझे 0 तब मिलेगी जब थीटा की वैल्यू या तो ±π हो या ±2π हो या 0 हो। आपको समझ में आया? तो आप बस इतना सा समझ लीजिए कि cos थीटा की वैल्यू 0 जहां पर हो जाए, फिर से मैं रिपीट कर दूं, cos थीटा की वैल्यू 0 जहां पर हो जाए वहां पर tan थीटा की वैल्यू +∞ या -∞ आपको मिलेगी। फिर से मैं रिपीट कर दूं, cos थीटा की वैल्यू जहां पर 0 हो जाए वहीं पर आपको tan थीटा की वैल्यू +∞ या -∞ मिल सकती है, और जहां पर sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाए वहीं पर tan थीटा की वैल्यू 0 आपको मिलेगी। फिर से मैं रिपीट कर दूं, जहां sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाए वहीं आपको tan थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी। तो हमने यहां पे y और थीटा के लिए वैल्यूज पुट कर दी हैं, और इसी तरह अब हम यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं -∞ के बारे में कि मुझे -∞ कौन कौन से पॉइंट पर मिलेगा, -∞ और +∞ मुझे कौन कौन से पॉइंट पर मिलने वाला है। तो उन सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। और देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं -π/2 पर मैंने ∞ और -∞ दोनों के लिए पॉइंट मार्क कर दिए हैं। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपको करना ऐसा ही है, लेकिन आपको रेंज के अकॉर्डिंग चलना होता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि -π/2 पर हमको +∞ और -∞ दोनों की वैल्यूज मिल चुकी है, और इसी तरह से -3π/2 पर भी हमको +∞ और -∞ की वैल्यू मिली है, और दोनों को हमने पॉइंट मार्क कर दिया है। अब हम बात करते हैं 0 के बारे में। जहां पर भी हमको 0 मिल रहा है उन पॉइंट्स पर हम मार्क कर देते हैं। मुझे 0 कौन कौन से पॉइंट मिल रहा है, थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज पर मुझे y की वैल्यू 0 मिल रही है। थीटा की वैल्यू ±π पर मुझे 0 मिल रहा है, तो मैं +π और -π पर, +-2π पर मिल रहा है तो +2π पर और -2π पर, और 0 पर मिल रहा है तो
जीरो पर मैं पॉइंट मार्क कर दूंगा। इस तरह से सभी पॉइंट्स मैं मार्क कर चुका हूं और अब हम यहां पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स तो आपको मिल चुके हैं, लेकिन ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे वो आपको समझना जरूरी है। देखिए यहां पर हमें स्टार्ट करना है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। क्यों? क्योंकि रेंज हमको इसी तरह से दी हुई है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की हमको रेंज दी हुई है। और यहां पर मैंने माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच में और जीरो से इनफाइनाइट के बीच में कोई दूसरी टर्म नहीं ली है। अगर मैं यहाँ पे थीटा की कोई और वैल्यूज पुट करता हूं तो मुझे कोई अलग अलग टर्म्स यहाँ पर मिलेगी जो ये डिसाइड करेगी कि इसका पाथ किस तरह का होने वाला है। लेकिन हमने शॉर्ट मेथड से हम यहाँ पर शॉर्ट मेथड से चल रहे हैं, तो मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है और उस लॉजिक के बेस पे हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर चेक करते हैं टेन थीटा का जो ग्राफ हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, और मुझे यहां पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ मूव करना है। मुझे अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ मूव करना है तो ग्राफ को किस तरह से चलना चाहिए आप यहां पे देख सकते हैं। पहले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है वो है -2π पर। ये हमारे पास पहला पॉइंट है जिस पर वैल्यू मुझे जीरो मिली है। दैट मीन्स ये ग्राफ कहीं पीछे से आ रहा होगा माइनस इनफाइनाइट से जीरो की तरफ, ठीक है। और इसको जीरो से कहां पे जाना चाहिए, इसको जीरो से जाना चाहिए प्लस इनफाइनाइट की ओर। तो यहां पर जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा कि ग्राफ -2π से -3π/2 की तरफ जाएगा। दैट मीन्स जीरो से ये इंक्रीज होगा और इस तरह से ये बढ़ेगा। तो पहला जो पोर्शन है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा पोर्शन भी हमको इसी तरह से कंप्लीट करना है। हमको माइनस इनफाइनाइट से जीरो की तरफ जाना है, फिर जीरो से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाना है। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर पहले मैं गया माइनस इनफाइनाइट से जीरो की तरफ और फिर जीरो से इनफाइनाइट की तरफ, और इस तरह से हम सारे ग्राफ यहाँ पे सारे पोर्शंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि किस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को ड्रॉ किया है। टेंजेंट जो ग्राफ है हमारा वो हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया है। चलिए यहां तक आपको ये टेंजेंट ग्राफ ड्रॉ करना समझ में आया होगा कि किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में लिखिए, कमेंट में आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाहे तो आप हमारी मेल आईडी है shrikar@gmail.com, इस पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर भी आप हमें पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। सारे जो भी लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ग्राफ के बारे में। नेक्स्ट ग्राफ हमारा जो है वो है y = cot थीटा, और y = cot थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/tan थीटा। तो हमने जो बेसिक ग्राफ था tan थीटा वो तो हमने ड्रॉ कर लिया है, और उसी के बेस पर हम cot थीटा का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो जिस तरह से हमने पहले वाले दो ग्राफ ड्रॉ किए थे उसी तरह से अब हम यहां पर cot थीटा का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि cot थीटा tan थीटा का रिवर्स फंक्शन है और इसकी रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने ग्राफ ले लिया है tan थीटा का, और जब मैंने ग्राफ यहां पे tan थीटा का ले लिया है तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जहां पर भी tan थीटा की वैल्यू जीरो होगी वहां पर cot थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट होगी। तो इसलिए जहां जहां पर भी tan थीटा की वैल्यू मुझको जीरो मिल रही है वहां वहां मैं cot थीटा की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट मेंशन कर दूंगा। तो यहां पर मैंने वैल्यूज मेंशन कर दी हैं, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट की। आगे हम बात करते हैं कि tan थीटा की वैल्यू जब मुझे इनफाइनाइट मिलेगी तो मुझे cot थीटा की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। ऐसा ही होगा क्योंकि रिवर्स फंक्शन है। अगर मुझे tan थीटा की वैल्यू जीरो मिलेगी तो cot थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी, और जब tan थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी तो cot थीटा की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूं कि tan थीटा की वैल्यू कहां कहां इनफाइनाइट जा रही है। tan थीटा के ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो जहां जहां पर भी ये ग्राफ ओपन हो रहा है, जहां जहां भी लाइंस ओपन होने की तरफ जा रही है वहां पर ही इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट है, और उन्हीं पॉइंट्स पर मैं cot थीटा के लिए 0 पॉइंट मार्क कर दूंगा। तो यहां पर मैंने सारे पॉइंट इस तरह से मार्क कर दिए हैं।
अब बात आती है ग्राफ को ड्रॉ करने की। अब हम यहाँ पर कैसे एज्यूम करें, कैसे फाइंड करें कि ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करना है, ग्राफ को ड्रॉ करने का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि हमने पॉइंट्स तो मार्क कर दिए हैं लेकिन ग्राफ को ड्रॉ करें तो कैसे करें। देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं, टेन थीटा का जो इनवर्स है वो कॉट थीटा है। दैट मीन्स इस टेन थीटा का इनवर्स ग्राफ जो बनेगा वही कॉट थीटा का ग्राफ होगा। समझ में आया आपको? कॉट थीटा का जो ग्राफ बनेगा वो टेन थीटा का इनवर्स ग्राफ बनेगा। तो इसका इनवर्स ग्राफ कैसे बनेगा, इसका इनवर्स ग्राफ कैसे बनेगा, आपको उल्टा चलना होगा। टेन थीटा का जब ग्राफ हमने ड्रॉ किया था तो हमने क्या एज्यूम किया था कि इसकी जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट की तरफ जा रही है। तो कॉट थीटा का जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, वो इस तरह से बनेगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिट से नेगेटिव इन्फिनिट की तरफ मूव करेगी। इसका जो पाथ है वो पॉजिटिव इन्फिनिट से नेगेटिव इन्फिनिट की तरफ जाएगा, तभी ये टेन थीटा का रिवर्स ग्राफ बनेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं इस कंसेप्ट को। आपको पता है कॉट थीटा टेन थीटा का इनवर्स फंक्शन होता है। अगर कॉट थीटा टेन थीटा का इनवर्स फंक्शन होता है तो उस कंडीशन में टेन थीटा का ग्राफ जब हमने ड्रॉ किया था तो टेन थीटा का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक। इसलिए कॉट थीटा का ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट की तरफ। टेन थीटा का ग्राफ माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट की तरफ और कॉट थीटा का ग्राफ प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट की तरफ। तो आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ को हमें कैसे प्लॉट करना है। एक कंसेप्ट और मैं आपको यहां पे बता दूं, यहां पर हम देख सकते हैं कि टेन थीटा पाई बाई 6 अगर मैं लिखूं तो टेन पाई बाई 6 अगर मैं यहां पे लिखूं तो टेन पाई बाई 6 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1/√3। क्या वैल्यू होती है? 1/√3। और इसी तरह से कॉट पाई बाई 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो यहां पर आप दोनों को चेक कर सकते हैं कि पाई बाई 6 पर ही, ध्यान से सुनिएगा, पाई बाई 6 पर ही टेन थीटा की वैल्यू अगर मुझे 1 से कम मिल रही है, देखिए टेन पाई बाई 6 पर वैल्यू क्या मिल रही है? 1/√3। दैट मीन्स ये वैल्यू 1 से काफी कम है। और उसी पाई बाई 6 पर मुझे कॉट थीटा की जो वैल्यू मिल रही है वो 1 से ज्यादा मिल रही है। दैट मीन्स √3 1.71 अप्रॉक्स इसकी वैल्यू होती है। तो यहां पर यही वैल्यू पाई बाई 6 पर मुझे 1 से ज्यादा मिल रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इस पॉइंट पर टेन थीटा की वैल्यू कम है तो कॉट थीटा का ग्राफ ड्रॉ करते समय हमें अपर पॉइंट लेना होगा, ना कि लोअर पॉइंट। समझ में आया? हमें उस पॉइंट का रिवर्स पॉइंट लेना होगा। समझ रहे हैं आप? टेन थीटा की जिस वैल्यू पर हमें कोई पॉइंट मिला है उससे रिवर्स पॉइंट आपको लेना है कॉट थीटा का ग्राफ ड्रॉ करते समय। आप समझ गए क्या मेथड है, क्या ट्रिक है इसके पीछे और क्या कंसेप्ट है इसके पीछे कि स्मार्टली हम किस तरह से यहां पे ग्राफ को ड्रॉ करें। आप यहां पे देख सकते हैं टेन थीटा की जो भी वैल्यूज होंगी हमने उन वैल्यूज को रिवर्स कर देना है और रिवर्स करके हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कॉट थीटा का ग्राफ मिलेगा। तो समझ में आया आपको? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर टेन थीटा का ग्राफ आपने माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक ड्रॉ किया है तो कॉट थीटा का ग्राफ आपको प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट की तरफ ड्रॉ करना होगा। चलिए यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि प्लस इन्फिनिट कहां पर है? -2 पाई पर प्लस इन्फिनिट है और वहां से मुझे चलना स्टार्ट करना है। तो वहां से मैं चलूंगा, कहां पर पहुंचूंगा? -3 पाई बाई 2 पर पहुंचूंगा और वहां से फिर से नीचे माइनस इन्फिनिट की तरफ मूव करूंगा। तो इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट होगा। तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि यहां पर जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट की तरफ ड्रॉ होगा और इसी तरह से आप इसका दूसरा पोर्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरह से आप सारे पोर्शन इसके कंप्लीट कर लीजिए और आपको कॉट थीटा का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो सेपरेट करने पर आपको कॉट थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। मैंने टेन थीटा का ग्राफ वहां से हटा दिया है, रिड्यूस कर दिया है और आपको यहां पर कॉट थीटा का ग्राफ दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे ग्राफ ड्रॉ करना आप आ गया होगा कि किस तरह से ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। और
इन ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर इतना आपने सीख लिया वो भी बहुत ज़्यादा है। इतना भी नहीं आता है, केवल साइन थीटा और कोस थीटा पर बेस्ड ग्राफ ही हमें सीखने होते हैं, जिन्हें हम साइनसोइडल ग्राफ्स कहते हैं। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा नहीं जाता है। क्लियर? तो यहां पर आपने ग्राफ के बारे में इतना जान लिया, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है। फिजिक्स के अंदर इतना काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की फीलिंग आ जाए। तो क्लियर है आपको कि किस तरह से हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में ना आया हो, आपको ऐसा लगता हो कि यहाँ पर कोई कंसेप्ट छूट गए हैं जो हमें समझ में नहीं आए, तो आप नीचे कमेंट में मुझे मैसेज कीजिए या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको आने वाले वीडियो की लेक्चर्स की जानकारी मिल जाएगी और साथ में नीट और IIT JEE के जितने भी एग्ज़ाम इंफॉर्मेशंस हैं वो भी आपको मिलेगी। आप मुझे मेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, shrikar@gmail.com ये मेल आईडी है और सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ बेसिक इक्वेशंस के बारे में, सीक्वेंस के बारे में, सीरीज के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स के अंदर यूज ली जाती है। और आई होप कि अगले लेक्चर के बाद हमारा ये जो चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी संस्था विद्यार्थियों को YouTube के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें मुफ्त शिक्षा की आवश्यकता है। हमारी संस्था IIT JEE नीट कक्षा 11 कक्षा 12 CBSE या स्टेट बोर्ड में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को फिजिक्स वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराती है। वीडियो की गुणवत्ता ठीक हो उसके लिए हमने समझाने के लिए एनिमेशन का उपयोग किया है, जिससे फिजिक्स जैसा कठिन विषय आसानी से समझ आ सके। आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगामी आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। IIT JEE, नीट, CBSE और स्टेट बोर्ड से संबंधित सूचना तथा वीडियो लेक्चर्स की जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।